व्यवहार के नियम का बोध, शरीर के नश्वरत्व का बोध, जीवन के अमरत्व का बोध, है ना। इसका नाम है विवेक। ऑल थ्री टुगेदर इज विवेक। हर व्यक्ति विवेकी है, हर व्यक्ति विज्ञानी है ना। ये हर व्यक्ति के भीतर विवेकी और विज्ञान होने की संभावनाओं को, है ना, उद्घाटित कर पाना, मानव तक पहुंचा पाना, यही परिवार और शिक्षा परंपरा का दायित्व है। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि जब मैं 9th-10th में था तो मैं सोचता था कि सारा रिसर्च तो हो ही गया है, अब हमारे लिए कुछ काम वाम तो बचा नहीं, क्या करेंगे ज़िंदगी भर, ऐसा एक ख्याल कभी कभी आता था। थोड़ा और बड़े हुए और फिर दुनिया की चक्री में शामिल हुए। अब एक बार पुनः ऐसा लगता है कि वाकई में दुनिया फिर से शुरू होनी है। जितनी चर्चा कल हमने की है, इसमें जिसको हम खराब आदमी कहते हैं वो दूसरों की सुविधा को लूटने में, चाहे पेन से हो चाहे बलपूर्वक हो, या दूसरों का धन, दूसरे की स्त्री, या कोई गलत कार्य व्यवहार, जिसको हम बुरा आदमी कहते हैं। जिसको हम ठीक आदमी कहते हैं वो अपने तक अपना कुछ उत्पादन करता है या कुछ नौकरी करता है ना, और ठीक से रहने की कोशिश करता है। ये हम कह रहे हैं कि ठीक ठाक आदमी है। जिसको हम बहुत अच्छा आदमी कह रहे हैं, जो कि समाज सेवक है, जो कि रात और दिन दूसरों के लिए ईमानदारी से सोचता है ना, कोई बेईमानी नहीं, वो भी कितना कर पाता है, दूसरों के लिए सुविधा उपलब्ध हो जाए, वो भी इसी धरातल पे है। कंबल बांटो, कुआं खोदो, धर्मशाला बनाओ या वाटरशेड प्रोग्राम चलाओ ताकि लोगों की आजीविका बढ़े। तो कुल मिला के सुविधा को छीनने तक, सुविधा में जीने तक, सुविधा को बांटने तक। और एक सूत्र है, यदि कोई व्यक्ति किसी साधन का दुरुपयोग करता है तो इसका अर्थ ही है कि वो शोषण पूर्वक प्राप्त किया गया है ना। यदि कोई किसी साधन का सदुपयोग नहीं कर पा रहा है, इसका अर्थ ही है कि वो शोषण पूर्वक प्राप्त किया गया है। लिखते जाइए, जांचते जाइए, है ना। अब काफ़ी मटेरियल ऐसा आने वाला है जो आप लिखते जाइए और जांचते जाइए। बढ़िया। जो जिसका सदुपयोग नहीं कर पाता है, इसका अर्थ है कि वो शोषण पूर्वक प्राप्त हुआ है ना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में यदि आदमी की योग्यता नहीं है, आदमी में समझ नहीं है, उसके पास धन और पद आता है, क्या वो उसका सदुपयोग कर पाएगा? है ना। अभी तक पैसा बढ़ने के साथ साथ हमारी मानसिक गरीबी बढ़ी है। 30 साल पहले के गांव में कोई आने से उसको दूध ही पिला के भेजते थे, उसकी सेवा करने को बड़ा काम मानते थे, है ना। घर में चाहे नहीं है, अतिथि देवो भव को हमने अपनी आंख से देखा है। अभी जब वो उठ के जाने लगता है तब बोलते हैं चाय तो पी के जाते, उसको भी पता है इसको पिलानी नहीं है ना। तो मानसिक रूप से हम बेहद गरीब हुए हैं, अमीरी बढ़ी है ना। मानसिक गरीबी भी बहुत तेजी से, उससे कई गुना तेज बढ़ी है। तो ये अभी तक का जो सारा फैलाव है, जिसको हम लोग काफ़ी लंबे समय तक समाज सेवक रहे हैं, अपना घर बार लुटा के हम लोगों ने समाज सेवा करके देखा है, तो इतना ही समझ में आता है कि हमारी सारी, अभी जितनी सारी आपने धर्म और उसके बारे में जो भी कुछ कहा, ये अच्छी कामनाएं हैं, है ना। हम हजारों सालों से इन कामनाओं को कहते आ रहे हैं, लेकिन आदमी के भीतर प्यार देने की योग्यता हो तब ना प्यार देगा, है ना।
मैं कंप्यूटर को रिपेयर करना नहीं जानता हूं तो मेरी सारी अच्छी कामनाओं के बावजूद कामनाओं से कंप्यूटर रिपेयर नहीं होता है। उसके लिए मेरे को वो एक्सपर्टीज चाहिए, वो योग्यता चाहिए। तो कामना और होना, उस चीज का चाहना और होना, हमारी चाहत सबकी काफी शुभ है। हम चाहते हैं कि कोई गड़बड़ ना हो, सभी एक दूसरे को प्यार करें, कोई किसी का शोषण ना करे, पर बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए, बिना आदमी का शोषण किए सम्मान पूर्वक जीने का आत्मविश्वास क्या है हमारे पास? हमको लगता ही है कि हमको यदि साधन चाहिए तो हमको प्रकृति का शोषण करना पड़ेगा। यदि हमको लगता है, और जब प्रकृति को नहीं छोड़ेंगे तो आदमी को कहाँ छोड़ेंगे? क्या एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, साम दाम दंड भेद, क्या क्या नहीं हमने बना के रखा है। ये सारे मानवीयता के आधार हैं कि अमानवीयता के आधार हैं, और ये हमारी जीने की फिलॉसफी है। ये सब अब समराइज होता है कि ये किस धरातल पे हम खड़े हैं, किस धरातल की बात हम कर रहे हैं। तो इस धरातल को बोलते हैं जीव चेतना। जीव चेतना मीन्स एनिमल कॉन्शियसनेस। जीव चेतना का मतलब है, और इसमें पशु में न जाए, मानव के साथ बात कर रहे हैं, है ना। जीव चेतना की हम बात कर रहे हैं, एनिमल इंस्टिंक्ट बोलते हैं बोलचाल की भाषा में। तो अभी जो कुल मिला के जो पर्पस है एजुकेशन का है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एनिमल कॉन्शियसनेस। वो आदमी होते हुए भी पशु की तरह जीता है, बने पशु। इसमें अभी कहीं ना कहीं हमारा वो एक बायस चीज का, यदि हम रियलिटी के सेंस में किसी बात को कह रहे हैं तो हम उसी सेंस में उसको लेना होगा। जैसे कल भी ये बात आई थी कि मानव को बहुत ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार प्रकृति तक पहुंचने दिया जाए, फिर देखा जाए कि किसको उठाया जा रहा है, किसको दबाया जा रहा है। हमारा अपना बायसिंग काम करता है। यहाँ पशु चेतना कहने का इतना ही अर्थ है कि पशु शरीर को भी एक जीवन संचालित करता है ना। वहाँ पे वो जीवन केवल शरीर को चलाने के अर्थ तक सीमित है, और शरीर को चलाने के अर्थ तक सीमित है तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन उसका कार्यक्रम है। मानव शरीर समाधान के अर्थ में है, लेकिन मानव शरीर में भी यदि आदमी शरीर सापेक्ष ही जीता है तो उसको कहा कि वो एनिमल इंस्टिंक्ट के साथ में जी रहा है। इसमें कोई एनिमल को गाली नहीं दी जा रही है। मानव अपनी वास्तविकता के साथ नहीं जी पा रहा है ना, है ना। पशु का आहार, निद्रा, भय, मैथुन के रूप में जीना उसकी मौलिकता है ना। वहाँ एक सहज स्थिति है। मानव के साथ ये स्थिति स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सारा आहार, निद्रा, भय, मैथुन की सारी सामग्री उपलब्ध होने के बाद भी मानव तृप्त नहीं है, वो अतृप्ति बरकरार है। इसका मतलब ये मानव होने से इतने से तृप्ति नहीं होगा, सुविधा से तृप्ति नहीं होगा, सुख भी चाहिए, समाधान भी चाहिए। इतना ही कहने का मतलब। कुछ भी नाम दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सोचता हूँ कि अभी शब्दों को अपन आराम से देख लेंगे, एक बार कंटेंट अब आने दिया जाए। तो जो छोटी मोटी बातें हैं जिनमें ऐसा लगता है कि कुछ शब्द बदलने की आवश्यकता लग रही है, उसको शिविर के बाद बैठ के, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कहीं ना कहीं बायोलॉजी के हिसाब से ह्यूमन बीइंग बेसिकली एन एनिमल। मैं अब आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो सारे मुद्दे जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं उनको ना उठाया जाए, है ना। उनको लिख लिया जाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उन पर अपन चर्चा नहीं करेंगे, उनको लिख लिया जाए, शिविर के बाद बैठ के बात करें, है ना। अभी अपने जीने और समझने के ढंग से मैं फिर एक बार फोकस कर रहा हूँ कि जब तक हम दुनिया की समीक्षा करते हैं, दुनिया पे चर्चा करते हैं, सेमिनार करते हैं, कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, हम अपने भीतर जीने की जगह में नहीं आते हैं। संसार के बारे में हमारा अध्ययन बहुत बढ़िया हो सकता है, उसके बारे में हम बुक्स लिख सकते हैं, लेकिन अपने जीने की जगह में हम कहीं खड़े होते हैं जब तक स्वयं में जांचने का काम, अपने आप को मानव के रूप में पहचानने का काम, अपनी अक्षय बल शक्ति को पहचानने का काम, अपनी जिंदगी के पर्पस को पहचानने का काम, शरीर की उपयोगिता को पहचानने का काम, शरीर और जीवन दोनों की आवश्यकता को पहचानने का काम और इनको पूरा करने का काम,
ये स्वयं में होना है, स्वयं में जांचने की हमको बहुत गहरे से आवश्यकता है। हम इस शिक्षा और परंपरा का बहुत हमारा अभ्यास है कि बाहर की तरफ हमारा एनालिसिस काफ़ी तेज़ दौड़ता है, जब उसको स्वयं में इन्वेस्ट करना है तो वो बहुत कम जा पाता है, वहाँ केवल कंडीशनिंग से टकरा के वापस लौट आता है। तो एक बार अपनी कंडीशनिंग से क्रॉस करके हम अपने भीतर कहीं गहरे में उतर जाएं और अपने भीतर की रियलिटी है वहाँ तक हम जाने की कोशिश करेंगे। एक सूत्र है बहुत काम का, यहाँ उसको लिख लीजिए। ऊर्जा का बहिर्गमन ही ह्रास है। ऊर्जा का बहिर्गमन ही ह्रास है। ह्रास मीन्स अपोजिट ऑफ विकास, ह्रास, हाँ, डिके। ऊर्जा का बहिर्गमन ही ह्रास है, अपोजिट ऑफ डेवलपमेंट। आ जाइए वापस आ जाइए। एक साथ कई चीजें तुरंत शुरू हो जाते हैं। अभी पूरा तो बोल लेने दो महाराज, अभी आने तो दो पूरा, उसके बाद हो सकता है अपने आप क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, ऊर्जा का बहिर्गमन ही ह्रास है, ऊर्जा का अंतर्नियोजन ही विकास है। हाँ, ये दोनों एक सेंटेंस है। ऊर्जा का अंतर्नियोजन ही विकास है, ऊर्जा का बहिर्गमन ही ह्रास है ना। ऊर्जा का अंतर्नियोजन मेरे को लगता है मेरे को लिखना चाहिए। हाँ जी, ऊर्जा क्या है? आशा, विचार, इच्छा, द अनलिमिटेड पोटेंशियल ऑफ थॉट, इमेजिनेशन, है ना। आशा, विचार, इच्छा का अंतर्नियोजन। अंतर्नियोजन मीन्स इन्वेस्टिंग कल्पनाशीलता एंड कर्म स्वतंत्रता towards understanding the reality as it is, that is vikas. All the time analyzing the things outside without a reference of coexistence, that is बहिर्गमन। हम कितनी भी चर्चा करें, है ना, जैसे हम कितना भी चर्चा करें, पाकिस्तान ठीक नहीं है, अमेरिका ठीक नहीं है, उसकी इकोनॉमी ऐसी, इसकी इकोनॉमी ऐसी, ये सब कहाँ पहुँचने वाला है? जब तक हमको एक व्यवस्था स्पष्ट नहीं होती है। एक और बढ़िया सूत्र है, सही का मूल्यांकन होता है। भ्रम की समीक्षा होता है ना। सही का मूल्यांकन होता है, यूं भी कहा जाए तो भ्रम अपने आप समीक्षित हो जाता है। इन द लाइट ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग वी आर एबल टू conclude or analyze or come to a conclusion that what problem is. समीक्षा और विश्लेषण में फर्क है।
समीक्षा और विश्लेषण। विश्लेषण हम बार बार करते ही रहते हैं और फिर करते वही हैं जो हमको करना है। ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, एक दूसरे को प्यार करना चाहिए, घर में लड़ना नहीं चाहिए, ऑफिस में भी ठीक से रहना चाहिए, पॉल्यूशन भी नहीं करना चाहिए, ये है ना, और हम सब उसमें शामिल हैं। ये क्या हो गया? ये बहिर्गमन है। चर्चा क्या है? टाइम पास है, कुछ तो बात करनी है, इसलिए हम कुछ बात कर लेते हैं। हम कभी राजनीति पे बात करेंगे, हम कभी धर्म पे बात करेंगे, हम कहीं और बात करेंगे, और सारी जिंदगी बात करते करते बीतेगी, हम खड़े वहीं रहेंगे जिस सबको हम गाली देते हैं। ये क्या हो गया? बहिर्गमन। सही का मूल्यांकन होता है। यदि सही पकड़ में आता है, एक बार समझ में आ गया कि 2 + 2 4 होता है। अब 2 + 3 4 नहीं होता है, ये इसलिए मेरे को पकड़ में आता है कि क्यों? मेरे को पता है कि 2 + 2 4 होता है। तो सही की रोशनी में जो गलत है वो पकड़ में आ जाता है और उसके बाद दोबारा कभी हावी नहीं होता है। माने एक बार समीक्षा हो गया, माने आपकी जिंदगी से वो हिस्सा साफ हो गया। तो सही की रोशनी में भ्रम पकड़ में आता है, तो कुल मिला के भ्रम से जूझने की जरूरत नहीं है, सही को पकड़ने की जरूरत है। इसलिए समस्याओं पे कितना भी पीएचडी किया जाए, समस्याओं पे 1000 पीएचडी होने के बाद समस्याएं बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। समस्याओं के अध्ययन से सॉल्यूशन नहीं निकलते हैं। सही की रोशनी हम अस्तित्व में व्यवस्था है, इस व्यवस्था का स्वरूप स्पष्ट हो जाए तो अपने आप ये पकड़ में आता है कि कहाँ क्या गलत हो रहा है और सही क्या होना चाहिए। अभी हम बच्चों क्या बोलते हैं? ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो। क्या करो? और मैं ही क्या कर रहा हूं? तो हमारा सारा अनुभव क्या चीज है? हमारा क्या गलतियों का अनुभव है, अधिकांश हिस्सा, कि ये करने से ये नहीं होता है। तो सही जीने का अनुभव हम सुविधा और सुख दोनों के साथ साथ, सुख की निरंतरता और सुविधा की आवश्यकता पर्याप्त होने के साथ हम जी सकें, ये उपलब्ध होता है। तो सारा भ्रम समीक्षित होता है कि कहाँ गलती हो रही थी और क्यों गलती हो रही थी। तो कुल मिला के जो फोकस है, जो मैंने कहा कि जो जांचने का जो काम है, कुल मिला के क्या काम है? ऊर्जा का अंतर्नियोजन है। सारी आशा विचार इच्छा को समझने के लिए इन्वेस्ट करना, जो समझ में आया है उसको प्रमाणित होना, जो प्रमाणित हुआ है उसका परंपरा होना। तो इसको एक तीसरी भाषा में कहें, गरिमा, महिमा, वैभव। क्या है? बहुत ब्रॉडली कहें, समझना, समझदार होना। समझदारी का परिवार में समाधान समृद्धि पूर्वक जीना और धरती पर ऐसी व्यवस्था साकार होना। क्या कहा? स्वराज्य, है ना? क्या कहा? स्वतंत्रता। क्या कहा? स्वत्व। ये तीन कुल मिला के 3 शब्दों में पूरी फिलॉसफी को कहा जा सकता है ना? स्वत्व है, वैभव। धरती पर ऐसी व्यवस्था का, मानवीय व्यवस्था का साकार होना। कैसी व्यवस्था? मानवीय। समाधान होने में,
समाधानित होना माने स्वयं को समझ पाना और व्यवस्था को, स्वयं में व्यवस्था को पहचानना कि मैं एक जीवन हूँ, शरीर को चलाता हूँ, है ना, और फिर जीवन क्या है, शरीर क्या है, आगे इसकी बात करें। गरिमा इज समझदार, स्वयं में समझदारी होना, स्वयं में समझदारी होना। महिमा उस समझदारी का प्रमाण, मैनिफेस्टेशन परिवार में, है ना। समाधान समृद्धि पूर्वक जीना, यदि हम समाधान समृद्धि पूर्वक परिवार में जी पाते हैं तो ऐसी व्यवस्था धरती पे हो, उसके लिए हम सोर्स बन जाते हैं, उसके लिए हम रिसोर्स बन जाते हैं, सोर्स बन जाते हैं। तो धरती पे ऐसी व्यवस्था साकार हो तो स्वत्व होगा तो स्वतंत्रता होगा, स्वतंत्रता होगा तो स्वराज्य होगा, है ना। अभी क्या है, ना स्वत्व की चर्चा, ना स्वतंत्रता की चर्चा, ना स्वराज्य की चर्चा। हमारी अपनी कंडीशनिंग के आधार पे सारा एनालिसिस, सारा भाषण, सारी किताब, सारा फैलाव, कुल मिला के कहाँ तक, कहीं सुविधा है, कहीं सुविधा नहीं है, अभाव की चर्चा। ये मामला इसलिए जो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्वयं में जांचना एक बहुत, ये हमारा मिसिंग है टोटल। तो स्वयं में जांचने का अर्थ है ऊर्जा का अंतर्नियोजन। ऊर्जा के अंतर्नियोजन का अर्थ है सही का सार्वभौम स्वरूप, यूनिवर्सलिटी। सही है तो यूनिवर्सल है, वो सही मुझको पकड़ में आता है। सही पकड़ में आते ही मैं भ्रम से छूटता हूँ, भ्रम से छूटता हूँ तो मैं स्वतंत्र, सही समझ में आता है तो मैं स्वयं में, अपने स्वत्व के साथ में जीता हूँ, स्वयं के साथ, स्वयं में व्यवस्था को समझ पाता हूँ। स्वयं में व्यवस्था को समझना ही मानव की गरिमा है। उस व्यवस्था का प्रमाण परिवार में समाधान समृद्धि पूर्वक जीना, ये उसकी महिमा है, और उसका और फैलना ये उसका वैभव है, यही उसकी पहचान है, यही उसका सम्मान है। जो कि परमानेंट है, स्थायी है, जिसको अपनी आने वाली पीढ़ी को दिया जा सकता है। लिख तो दिया, हिंदी में, हिंदी में पूछ रहे, अब देख लीजिए। ग्रेविटी, 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 ठीक, काफ़ी नज़दीक, है ना। तो अभी तो ग्रेविटी किसी और ही चीज़ से आ रही है ना। तो ग्रेविटी का वास्तविक स्वरूप ऐसा बनता है। तो मैं कुछ ठीक से आपके सामने कह पा रहा हूँ, है ना, कि स्वयं में जांचना एक महत्वपूर्ण काम है। सिर्फ मैंने एक लाइन को कहने के लिए इतना कुछ कहने की कोशिश की है कि स्वयं में उतरना, स्वयं में जांचना मेरे जीने के लिए मेरी ज़रूरत है। नहीं तो अपन कुछ भी कर डालते हैं, मुट्ठी में खाली हाथी रहती है, हाथ में अपने कुछ नहीं आ रहा है ना। चलिए, थोड़ी सी हमने कल जितनी चर्चा की थी उस चर्चा में हमने पाया कि स्वयं को शरीर मानने के कारण, यदि मैं शरीर हूँ मानता हूँ, तो मेरे सारे सुखी होने के आधार कैसे होंगे, फिजिकल होंगे, और उसके आधार पे सारी इच्छाएं और किस तरह से सारा चैनल चला। इसमें एक जो कहने लायक बात है वो ये है, यहाँ दो बातें आती हैं। बंधन और मुक्ति। मुक्ति, बंधन का मत, बंधन का 3 स्वरूप बताया। आशा बंधन, विचार बंधन और इच्छा बंधन।
आशा बंधन का मतलब है इंद्रियों से निरंतर सुख पाने का प्रयास, है ना। ये इंद्रिय सापेक्ष है। विचार बंधन का मतलब है कि अपनी ही मान्यताओं को श्रेष्ठ मानना, कि मैं जो सोचता हूँ वो एकदम सही है, यही है ना। और प्रमाणित ना होने के बावजूद सारी जिंदगी जो ज्ञान था वो हमारे पास था ही, हमारे आसपास का वातावरण कैसा है ये हमको दिखता ही है, हमारे खुद की भीतर की स्थिति कैसी है वो हमको दिखती है। इसके बावजूद भी हम अपने विचारों को श्रेष्ठ माने रहते हैं, है ना। उनके ऊपर हम शंका नहीं करते हैं या उसका कोई विकल्प समाधान कुछ और होगा। हमारे पास कोई भी समझ है उसका प्रमाण हमारा आसपास का वातावरण ही होगा। इच्छा बंधन, जो जिन मेरी योजनाएं, मेरा कार्यक्रम ही सही है, ये जो हमारा अटकाव है, चिपकाव है, इसको कहा इच्छा बंधन, है ना। तो आशा बंधन, विचार बंधन, इच्छा बंधन, ये 3 तरह के बंधन हमको कहीं ना कहीं रोके रहते हैं। इच्छा बंधन में क्या होता है? हमारा कार्यक्रम, हमारी योजनाएं। आशा बंधन इंद्रिय सापेक्ष, बाकी विचार सापेक्ष, इच्छा सापेक्ष, है ना। अगेन एक बार फिर, जब हम स्वयं को शरीर मान के चलते हैं, हमारा सारा शरीर से सुखी होने का संसार फैलता है। शरीर से सुखी होने का संसार सुविधा के संसार में फैलता है ना। सामान बराबर सम्मान, सुविधा बराबर सुख, है ना। इस तरह से फैलता है। इसके फैलने के ढंग से हम इंद्रियों से सुख पाने का प्रयास, अपने ही विचारों को ठीक मानने का सेल्फ हिप्नोटिज्म, है ना, अपने ही इच्छाओं को, अपने ही कार्यक्रम को, योजनाओं को सही मानने का एक आग्रह, है ना, ठीक। और मुक्ति क्या है? मुक्ति का मतलब क्या है? भ्रम मुक्ति ही मुक्ति है, भ्रम मुक्ति ही मोक्ष। इससे हम मुक्त हो जाएं, है ना, यही मोक्ष है। भ्रम से मुक्ति ही मोक्ष। भ्रम ही बंधन है ना। भ्रम ही बंधन है, भ्रम से मुक्ति ही मोक्ष है। केवल इतनी बात है ना। तो मरने के बाद मुक्ति होगी, मोक्ष होगा, ऐसा कुछ नहीं। होना होगा तो जीते जी होगा, है ना, क्योंकि भ्रम मुक्ति मानव के रूप में ही संभव है। इस तरह से यदि इस सेंस में अब देखें, अब ये धरती अपने आप, धरती को क्या बोलते हैं? मृत्यु लोक है। ये मृत्यु लोक है कि मुक्ति लोक है? ये जागृति लोक है। शरीर के साथ ही हमारे जागृत होने की संभावना है। शरीर चलाने का पर्पज ही इतना है कि हम जागृत हो सके, भ्रम से मुक्त हो सकें और मोक्ष को पा सकें। मोक्ष को पा सकें का मतलब है निरंतर सुखपूर्वक जी सकें। ठीक। तो इसके लिए कार्यक्रम क्या है? इसके लिए कुल कार्यक्रम कितना? हाँ जी, निरंतर सुखपूर्वक जीना। मोक्ष का मतलब ही निरंतर सुखपूर्वक जीना है। मोक्ष का मतलब ब्रह्म मुक्ति है ना, वही निरंतर सुखपूर्वक जीने की स्थिति है। इसके लिए कुल कार्यक्रम कितना है? जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एनिमल कॉन्शियसनेस to human conscience।
ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन कंसाइंस। प्लीज। What has been said in the sutra, ऊर्जा का बहिर्गमन ही ह्रास है. Now, I just wanted to ask about the term urja. Urja is used generally for energy. Now, if, because I am not able to correlate, that is asha, vichar, ichha, how it can be called as urja. It may cause a conflict in the minds of most people, because when we go from the meanings of the root word to a very radically different meaning, then आप कोई और शब्द ले लीजिए, है ना। कुल मिला के आशा विचार इच्छा की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपका आशय ठीक है आपका, है ना। लेकिन हम साथ साथ ये क्लियर कर रहे हैं कि यहाँ ऊर्जा का मतलब जीवन ऊर्जा है। जीवन में जो ऊर्जा है उस ऊर्जा की बात हम कर रहे हैं। अभी तो एक और ऊर्जा की बात करेंगे, तो ये जीवन ऊर्जा की बात कर रहे हैं। अब उसको कोई और शब्द हम देना चाहें हम दे लें। Because it should not come in conflict with the further asha bandhan, vichar bandhan. It's life source. Don't take the scientific meaning of it. Meaning is totally different. जीवन ऊर्जा कहें, केवल ऊर्जा ना कहें, जीवन ऊर्जा। हाँ जी, प्लीज। Transformation from animal consciousness to, can we change that to divine consciousness? हाँ, फिर यहाँ जो, हाँ जी, इनकी बात को आगे ले लें। इनका कहना है कि ह्यूमन कॉन्शियस, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, नहीं ठीक है, ह्यूमन कॉन्शियस, इट्स ऑल राइट, ह्यूमन कॉन्शियस। फिर अगला सूत्र है मानव चेतना से देव चेतना श्रेष्ठतर। देव चेतना से दिव्य चेतना श्रेष्ठतम। फाइन। सो द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज दिस मच, then it is super highway. So the program for it is value education. In Raipur Engineering College we have started a cell, education in universal values. EUV, education in universal values. श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, बेटर एंड बेस्ट। बढ़िया। जो इंटरनल हम देखते हैं दैट इज देव चेतना, व्हेन हम अंतर्मुखी होते हैं, वी आर टूवर्ड्स, उस तरफ हम जा रहे हैं, ऊर्जा का अंतर नियोजन कर रहे हैं। फिर आगे उसको और समझेंगे कि मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना का क्या मतलब है, उसको आगे बात करें। हाँ जी, चलें। तो हम कहाँ खड़े थे? हम खड़े हैं इस भ्रम के साथ कि मैं शरीर हूँ। यहाँ से एक गलत इच्छा का होना, महेंद्र भाई, उसके बाद गलत इच्छा, गलत विचार, पूरे सीक्वेंस का होना और एक विशेष सर्किल का होना। अब इस विशेष सर्कल से निकल के हमको सही के राजमार्ग के साथ में पहुँचना है। उसमें कल हमने चर्चा की थी कि इच्छा का सही होना, उसके बाद सब कुछ अपने आप ठीक होना। इच्छा के सही होने के लिए कल हमने कुछ बात की थी कि सही का सार्वभौम स्वरूप,
मानव सहज, प्रकृति सहज, अस्तित्व सहज। तो कुल मिला के इच्छाएं सही हो जाएं, इसके लिए क्या करना है? इच्छा सही हो जाए तो अभी तक हमारी इच्छा कहाँ से कंट्रोल्ड है? किसी मान्यता से, किसी कंडीशनिंग से। ये कहाँ से कंट्रोल होना चाहिए? समझदारी से, है ना? तो अब हर इच्छा, हर विचार, हर आशा के पीछे एक बार एक क्यों लगाने की जरूरत है। क्यों का मतलब है उसके अर्थ में जाना, अर्थ का स्पष्ट होना। एक एग्जाम्पल ले लें। जैसे अभी तक हम साधन का इस्तेमाल कैसे करते हैं? अभी तक हमारी जिंदगी में साधन क्यों? सुविधा, और सुविधा बराबर सुख। ठीक। अब साधन के प्रयोजन पे साधन क्यों, इसके पर्पस को ढूंढते हैं, और जो भी क्यों का अर्थ निकल के आएगा वो यूनिवर्सल होगा। जो अर्थ है वो यूनिवर्सल होगा। यही वैल्यू है, यही उसकी अर्थ ही उसकी मौलिकता है। साधन क्यों? पेन क्यों? तो क्यों का मीनिंग क्या है? उसका उपयोग। उपयोग का क्या मतलब हो गया कि यदि इकाई स्वयं में व्यवस्था है तो समग्र व्यवस्था में उसकी एक भागीदारी है, उसका एक रोल है। इस पेन का समग्र व्यवस्था में क्या रोल है कि इसको हम लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो किसी चीज की उपयोगिता उसका मूल्य है ना? यही उसका वैल्यू है। इस वैल्यू के लिए हम कोई कीमत चुकाते हैं। इस वैल्यू को पाने के लिए हम कोई कीमत चुकाते हैं। अब क्वेश्चन आपसे, साधन क्यों? माइक आप लोग के पास है। सुविधा क्यों? उपयोगिता क्या? साधन की उपयोगिता शरीर को बनाए रखने के अर्थ में और शरीर को गति प्रदान करने के अर्थ में। तीसरी कोई बात उसमें हो नहीं सकती। हर चीज को अपने को जांचना है। धरती का सारा साधन की उपयोगिता मानव के लिए शरीर को बनाए रखने के अर्थ में और शरीर को गति प्रदान करने के अर्थ में। ठीक। इसके अलावा साधन की कोई उपयोगिता आदमी के लिए नहीं है। जीव शास्त्र में तो यही कहते हैं कि पदार्थ यानी मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू रन दी सिस्टम। अब वो सिस्टम तो गोलमोल हो जाता है। सिस्टम के नाम पे फिर क्या क्या उसमें हम जोड़ेंगे और कैसा करेंगे? वो सिस्टम बोलते हैं। अभी यहाँ हम अपने मानव का उपयोग करते हैं। अभी हम बिल्कुल पिन पॉइंटेडली प्रिसाइजली हर बात करना चाह रहे हैं ताकि वो जीने की जगह में कुछ आ सके, है ना? तो बिल्कुल शरीर को बनाए रखने के लिए, शरीर को गति प्रदान करने के लिए इसके अलावा साधन का कोई उपयोग नहीं है। सामान बराबर सम्मान नहीं है। शरीर को क्यों बनाए रखना है और क्यों उसकी गति को बढ़ाना है?
शरीर क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर क्यों? मैं हूं, निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता हूं, समाधान से तृप्त होता हूं, समाधानित होने के लिए शरीर एकमात्र विकल्प है, इसलिए मैं शरीर को चलाता हूं। तो शरीर क्यों स्पष्ट हो गया, है ना? तो साधन क्यों स्पष्ट हो गया? जो समाधानित है वो शरीर नहीं लेगा। है? हाँ, ये एक आपका एक क्वेश्चन। जो समाधानित है, जो पूर्ण ज्ञान को उपलब्ध हो गया, पूर्णतः समाधानित हो गया, क्या वो शरीर नहीं लेगा? फिर शरीर लेना उसका अपना डिसीजन है, वो शरीर लेने के लिए बाध्य नहीं है। वो उसकी उपयोगिता को समझेगा, उसको उपयोगिता, उसकी आवश्यकता होगी तो चलाएगा, उसका अपना काम पूरा हो गया, है ना? संसार में सभी को एक समझ उपलब्ध हो, सभी इस धरती पे व्यवस्था हो, इस अर्थ में वो अपनी कोई भूमिका को, योगदान को पहचानते हैं, है ना? इस रूप में करेंगे, नहीं तो जीवन रूप में करेंगे। उसकी चर्चा और आगे अपन करेंगे। हाँ जी, कहाँ पहुँच गए? इसका मतलब ये है कि जो समाधानित हो गया वो शरीर लेगा दोबारा, तो वो बचपन से ही मतलब दुख से मुक्त होगा और वो फिर वहीं से अपनी यात्रा शुरू करेगा। पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं? नहीं, अभी रुक जाइए, कोई बात नहीं कर रहे। ना, अभी बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं पुनर्जन्म की। तो थोड़ा सा रुक के चलते हैं अपन, फिर काफ़ी डाइवर्ट हो जाते हैं, है ना? तो अभी थोड़ा सा रुकते हैं। लेकिन आप जो अभी बात कह रहे हैं, क्या कहा आपने? बचपन में अगर ये क्या हाँ, एक बात बस इसमें एक अभी हम मानव रूप में हैं, केवल एक कॉन्टेक्स्ट कहना चाहता हूँ। अभाव का होना और अभाव से पीड़ा होना, ये दो अलग अलग बातें हैं, है ना? केवल इस कॉन्टेक्स्ट में अभी इतना कहना प्रासंगिक होगा। किसी चीज की कमी का होना और उस कमी से पीड़ित होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। कमी का मतलब पीड़ा नहीं है। आप कैसा उसको परसीव करते हो, उस आधार पे वो पीड़ा तय होती है। ये बिल्कुल प्रिसाइजली ऐसा ही है ना? वही मैं कह रहा हूं, कमी होना और पीड़ा होना, इसके बीच में गैप है। क्या गैप है? उस परिस्थिति की समझ और स्वयं के प्रति विश्वास, है ना? जैसे किसी कमी से क्या सभी लोग एक समान पीड़ित होते हैं? नहीं होते हैं। छोटा सा ग्लिम्स, बाकी बातें और आगे करेंगे। हाँ जी, कहाँ पहुँच गए? साधन क्यों? साधन क्यों? तो अब समझ में आया कि साधन का कुल पर्पज शरीर को बनाए रखने के लिए, शरीर की गति को प्रदान करने के लिए। इस अर्थ का उपलब्ध होना का नाम है चिंतन। अर्थ का स्पष्ट होना का नाम है चिंतन। चिंतन एक बार उपलब्ध हो गया, अर्थ एक बार स्पष्ट हो गया, तो क्या खोने वाला है या हमेशा रहने वाला है? When you're saying earth, it also means समाधान क्यों, वो भी बीच में आता है। वो अर्थ का स्पष्ट होना, फिर कंटिन्यूसली उसका आपके भीतर बने रहना, फिर वो क्लैरिटी बनी रहती है कि ये साधन की उपयोगिता का क्या मतलब, साधन का क्या मतलब है, साधन का मेरी जिंदगी में क्या रोल है, ये क्लियर हो गया। पर ये अर्थ स्पष्ट करने के लिए चिंतन जरूरी है। ये अर्थ स्पष्ट करने के लिए चिंतन नहीं, ये अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऊर्जा का अंतर्नियोजन। तो चिंतन के अर्थ में विश्लेषण, उस पर थोड़ी सी और आगे बात करें। अपनी सारी एनर्जीज को अर्थ को पहचानने के लिए इन्वेस्ट करना, इसी को बोलते हैं ध्यान देना। ध्यान देना, है ना? अर्थ उपलब्ध हो गया माने चिंतन उपलब्ध हो गया। तो चिंतन और चिंता में क्या फर्क है? चिंतन करने से कोई समाधान उत्पन्न करता है।
चिंतन करने से कोई डिसीजन के ऊपर आ सकते हैं और चिंता करने से हमको कोई अर्थ नहीं मिलता है। चिंता नेगेटिव है, चिंतन क्रिएटिव है। चिंता बराबर चिंता एंड चिंतन बराबर सॉल्यूशन। लिख लीजिए, लिख लीजिए। चिंता है तो चिंतन नहीं। चिंतन के दरवाजे बंद हो जाते हैं जब चिंता है। चिंता है तो चिंतन नहीं, चिंतन है तो चिंता नहीं। चिंता है तो चिंतन नहीं, चिंतन है तो चिंता नहीं। नमस्कार।